हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सभी लोग 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं पूरे देश भर में। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी बातें हमें देखने और जानने को मिलती है। अगर हम गणतंत्र दिवस से शुरुआत करें तो जब भारत का संविधान अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 का वह दिन था जब हमने अपने संविधान को अपनाया और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत या इस आयोजन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। दिल्ली के अंतर्गत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा बाकी पूरे देश में भी ऐसे प्रोग्राम हो रहे होते हैं और आज हम इसको देख भी रहे हैं। यहाँ पर हम कई बार ये देखते हैं कि जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसमें कई तरह की झांकियाँ बहुत अच्छी अच्छी सजा करके प्रस्तुत की जाती है। वो झांकियाँ अलग अलग राज्यों की होती हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की होती है, मंत्रालयों की होती हैं। तो उन झांकियों को लेकर के एक सवाल बन सकता है, अगर कोई ये पूछे कि इन झांकियों को हर साल लाए जाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, इसको किस तरह से चयनित किया जाता है, क्यों ये झांकियाँ आती हैं, इनका क्या विशेष महत्व है, इन सभी बातों को जानना हमारे लिए आवश्यक होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे चुनी जाती हैं गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियां। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस है उसकी जो आयोजन होगा, आयोजन में मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है विशेष तौर पर स्पेशल गेस्ट के रूप में। जो न्यूज़ है वो दी है रिपब्लिक डे 2023 फीचर्स 23 टेबलॉस और फ्रॉम असम जम्मू एंड कश्मीर मोर हाउ आर दे सेलेक्टेड। तो इस न्यूज़ में इस पर बात की गई है। हम समझेंगे कि उसकी चर्चा क्यों है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि 26 जनवरी का आयोजन हम सभी लोग कर रहे हैं। तो झांकी तय करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे तय होती है, इसमें क्या दर्शाया जाएगा, क्या नहीं दर्शाया जाएगा, इसके दिशा निर्देश कौन देता है, झांकी को कैसे चुना जाता है, किस आकार की होती है और सो ऑन आगे देखेंगे। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह विषय हम जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, यानी भारतीय विरासत और संस्कृति वाला जो खंड है, क्योंकि ये हमारी विरासत को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है और उसका आयोजन किया जाता है। तो 22 जनवरी को रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी 2023 की कर्तव्य पथ पर, उसके लिए झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इस साल 23 झांकियां जो शामिल होंगी, इसमें से 17 झांकियां होंगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और 6 झांकियां मंत्रालयों और विभागों की होंगी। कुल 23 झांकियां इसमें प्रदर्शित की जानी है। ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, आर्थिक प्रगति को और मजबूत आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दर्शाएंगी। ये कुछ बातें हैं जिसके आधार पर हमने चर्चा शुरू की। तो शुरू करने के बाद आप समझें कि झांकी जो तय की जाती है कि किन झांकियों को लिया जाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, इसमें रक्षा मंत्रालय जो है गणतंत्र दिवस परेड और समारोहों की जिम्मेदारी उठाता है, यानी ये जो कार्यक्रमों का आयोजन आप देखते हैं ये प्रमुख रूप से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संपन्न कराए जाते हैं। हर साल सितंबर महीने के आसपास झांकी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस साल भी जो आप झांकी देख रहे हैं उसकी प्रक्रिया 2022 सितंबर के आसपास शुरू हो गई थी और इस प्रक्रिया के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के तहत झांकी सजाए जाने के लिए अलग अलग तरह के प्रस्ताव मांगे जाते हैं कि जो भी लोग या जो भी मंत्रालय, जो भी राज्य इससे संबंधित झांकी लगाना चाहते हैं वो अपने प्रस्ताव भेजें। तो सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के विभाग और संवैधानिक अधिकारियों के पास ऐसा प्रस्ताव या ऐसा आमंत्रण जाता है। इस बार का जो आमंत्रण पत्र था 1 सितंबर 2022 को भेजा गया और इसकी जो अंतिम तिथि थी, सितंबर महीने की अंतिम तिथि को रखा गया और अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के आसपास चयन प्रक्रिया को शुरू किया गया। इस बार 81 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, चुनाव आयोग और नीति आयोग को आमंत्रण भेजा गया कि वो अपनी झांकियां लगाना चाहें तो दे सकते हैं। तो प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अगला प्रश्न ये होगा कि झांकियों में क्या दर्शाया जाएगा, उसके दिशा निर्देश कहाँ से आते हैं। तो राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या विभाग हो, उनसे संबंधित जो भी एलिमेंट्स प्रदर्शित किए जाएंगे उसकी एक थीम तय की जाती है और काफ़ी विस्तृत होती है। तो इस साल के लिए जो थीम है वो है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नारी शक्ति।
कुछ बुनियादी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे कि सभी झांकियों में क्या शामिल हो या फिर क्या और बेहतर हो सकता है, क्या चीज शामिल ना हो, कुछ इस तरह की बातें। जैसे कि प्रसिद्ध संस्थानों के युवा योग्य डिजाइनरों को शामिल किया जाए इस प्रक्रिया में। इसके अलावा इमेजेस और जो कंटेंट उसमें शामिल किया जाएगा उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो भी दर्शाई जाएंगी चीजें वो और बेहतर तरीके से देखने को मिल सके, वो जो छवियां और साफ हो सकें। इसमें रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स का उपयोग किया जा सकता है। मेकाट्रॉनिक्स क्या है? जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स और कंप्यूटर साइंस को शामिल किया जाता है। इसको मिला करके फिर कहते हैं मेकाट्रॉनिक्स। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उससे बनने वाले जो विजुअल इफेक्ट हैं जो देखने में बहुत आकर्षित लगे और बहुत अच्छे लगे। यानी आप समझ सकते हैं कि जो झांकी हमें एक सामान्य तौर पर निकलती हुई दिखाई देती है, उसकी प्रक्रिया अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, उसका चयन कितना विशेष रूप से किया जाता है, कितनी लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा ऐसा भी इसमें कहा गया है कि मान लीजिए दो अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं उसमें बहुत अधिक समानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये झांकियां अपने आप में वहां की विशेषताओं को दर्शाती हैं राज्यों की या जिस क्षेत्र से वह संबंधित है। ऐसे में समानता का होना वहां पर ठीक बात नहीं होगी। इसके अलावा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या विभाग के नाम के अलावा कोई और लेखन या कोई और लोगो वहां पर उपयोग ना किया जाए। इस बार की झांकियों को आप एक बार ठीक से देखिएगा, आपको ये सभी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं या नहीं। इसके अलावा इन झांकियों में आगे की तरफ जो नाम होगा वो हिंदी में होगा, पीछे इंग्लिश में लिख सकते हैं, और यहाँ साइड में फिर क्षेत्रीय भाषा में इसको लिख सकते हैं। इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जाएगी उसको लेकर के भी निर्देश हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो प्लास्टिक के उत्पादों से बनी हो, यानी कि पर्यावरण के लिए ठीक हो। अब झांकी का चयन कैसे होगा इसको भी समझें। तो चयन की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है और इसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय एक समिति का गठन करते हैं जो अलग अलग चरणों में फिर इसका चयन करते हैं। जैसे कि कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्य कला आदि जैसे क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि एक विविधता को वो ठीक से समझ सके और उसके हिसाब से ये तय कर सके कि किस प्रस्ताव को लिया जाना है। अब जो भी प्रस्ताव होंगे या स्केचेस होंगे उसके डिजाइन इनको दिए जाएंगे। ये डिजाइन को देखेंगे कि भाई जो भी उम्मीदवार है वो किस तरह के डिजाइन उसमें शामिल कर रहे हैं, जो भी प्रतिभागी होंगे। अब ये संशोधनों के लिए सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि जो स्केच आया है वो काफी सरल हो, रंगीन हो और समझने में आसान हो। इसके अलावा वो अपनी व्याख्या खुद से कर रहा हो, यानी वहां पर किसी तरह का लेखन लगाने की जरूरत ना पड़े कि इसके अंतर्गत दर्शाई गई जो चीजें हैं वो क्या बताना चाहती हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि झांकी अगर निकल रही है हमारे सामने से तो उसको देख करके हम खुद से चीजों को समझ सकें, वहां पर कुछ लिखा ना हो, उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, तो लिखित विस्तार की आवश्यकता ना हो। इसके अलावा झांकी में हम देखते हैं कई बार लोक नृत्य हो रहे होते हैं, पारंपरिक रूप से नृत्य होते हैं, तो ये जो भी नृत्य होंगे ये लोक नृत्य ही होने चाहिए। इसके अलावा वेशभूषा जो पहनी गई है, जो भी म्यूजिक वहां पर यानी जो संगीत बज रहा है, जो वाद्य यंत्र वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं वो पारंपरिक हो और प्रामाणिक हो। इसके अलावा प्रस्ताव जो आएगा उसमें इस नृत्य से संबंधित एक वीडियो क्लिप भी होती है। अब मान लीजिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया अगले चरण के लिए, तो फिर अगले चरण में जो प्रस्ताव है उनके 3D मॉडल्स कुछ इस तरह से बना करके पेश किए जाते हैं। उसके बाद आता है अंतिम चयन, जिसमें कई तरह के फैक्टर्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि जो झांकी सजाई गई है उसका जनता पर क्या प्रभाव होगा, झांकी में किस तरह के विचार शामिल किए गए हैं, किस तरह के विषय रखे गए हैं। इसके अलावा जो विस्तार है, झांकी जिस स्तर तक जाती है उसकी डिग्री क्या है, किस स्तर तक वहां पर चीजों को बताया गया है, और अन्य कारक भी होंगे और संगीत भी होगा। तो यहां से फिर अंतिम चयन हो जाएगा उन झांकियों का जो कि वहां पर सजाई जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब जो झांकी अंतिम रूप से चयनित हो गई वो 26 जनवरी के दिन आपको दिखेगी ही। अगर जो मानक तय किए गए हैं उसके आधार पर उस झांकी में कोई भी कमी या कोई भी खामी दिखती है तो उसको वहां पर रोका भी जा सकता है। ये हुआ चयन। अब इसके आकार को लेकर के भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो रक्षा मंत्रालय, आपने देखा होगा कि जो झांकी आती है वो किसी चलती हुई वाहन पर हमें दिखाई देती है। वाहन हालांकि इतना स्पष्ट नहीं दिखता, तो उसको लेकर के कहा गया है कि एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर जो उसके पीछे लगा होता है उसका इस्तेमाल करेंगे
तो रक्षा मंत्रालय ही प्रत्येक प्रतिभागी को एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर प्रदान करता है ताकि झांकियों को उसमें सजाया जा सके। अब इसमें यह बात भी कही गई है कि इन दो चीजों से ज्यादा कोई भी तीसरा वाहन इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर इस वाहन में किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो जो प्रतिभागी है अपना वाहन ला सकता है, ट्रैक्टर और ट्रेलर, लेकिन इसके ही स्थान पर एक समय में एक से अधिक ये इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मतलब एक ट्रैक्टर ही होगा और एक ट्रेलर होगा, ठीक है। तो झांकी जो बनाई जाएगी उस पर फिट हो जाए, इस तरह से उसको सजाया जाए, और कुल संख्या वाहनों की 2 से ज्यादा नहीं होगी। अब इन दोनों के चलने के बीच की जो दूरी है उसमें भी लगभग 6 फीट का गैप होना चाहिए। जो ट्रेलर है उसका आयाम दिया हुआ है, वो 24 फीट 8 इंच लंबा हो सकता है, 8 फीट चौड़ा और 4 फीट 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, और इसकी जो क्षमता है 10 टन की भार वहन क्षमता होगी। झांकी की बात करें तो झांकी 45 फीट अधिकतम जो तय किया गया है, 45 फीट लंबी हो, इससे ज़्यादा लंबी ना हो, 14 फीट चौड़ी हो और 16 फीट से ज़्यादा ऊंची ना हो जमीन से लेकर के। यानी इस जो डायमेंशन दिया है, मैक्सिमम दिया है, इससे छोटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सभी चीज़ों को फिर जब बना करके प्रदर्शित किया जाता है तो फिर हम अंतिम रूप से इस तरह की एक भव्य झांकी देख रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये झांकी ली है, ये दिल्ली की झांकी है विगत किसी वर्ष की। इसी तरह से अलग अलग राज्य अपनी झांकियां सजा करके लाते हैं, और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के एक समारोह में हम सभी लोग, हम सभी देशवासी इस आयोजन का आनंद उठाते हैं और अपनी विरासत और हमारी जो संस्कृति है उसको याद करते हैं, और आज हम उसको याद कर भी रहे हैं। अब एक प्रश्न ले लें आज के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र दिवस परेड और समारोहों की जिम्मेदारी पर्यावरण मंत्रालय की होती है, पहला। दूसरा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नारी शक्ति के रूप में तैयार की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। तो आज के लिए इतनी तैयारी काफी होगी। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।